तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के मंडला में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को मिलेट महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, मोटे अनाज के महत्व और मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए बाजार में अपार संभावनाएं। गुजरात में 16 राज्यों के पशुपालक युवाओं की आकांक्षाओं चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने व्यापक पशुधन उत्पादन प्रणाली के हित में की बातचीत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के बनेंगे आधार स्तंभ। मध्य प्रदेश में कृषि में स्टार्टअप की असीम संभावनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रशिक्षण, कृषि उद्यमी स्वावलंबन के लिए बजट किया जारी। किसानों को जल्द मिलेगी सब्सिडी। कम लागत में ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली खेती में अब आएगी तेजी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को कई गांव का किया दौरा। कहा, पाले से प्रभावित फसलों की स्पेशल गिरदावरी से होगी नुकसान की भरपाई। किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मंडला में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मिलेट महोत्सव का शनिवार को उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मोटा अनाज की खपत और निर्यात क्षमता, पोषण लाभ और मूल्यवर्धन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देश के 20 राज्यों और 30 जिलों में मोटा अनाज महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। मिलेट महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रमों की श्रृंखला 21 और 22 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मंडला से शुरू हुई। मंडला कोदो और कुटकी मोटा अनाज के उत्पादन का केंद्र है, जिसे भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। प्रहलाद सिंह पटेल ने मोटे अनाज के महत्व और मोटा अनाज आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए बाजार की अपार संभावनाओं के बारे में भी बात की। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी हितधारकों को मोटा अनाज पर विशेष ध्यान देने के साथ एक सामान्य मंच पर लाना था और मोटा अनाज आधारित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री, मोटा अनाज प्रसंस्करण पर सूचनात्मक सत्र जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण में लगे उद्योग विशेषज्ञों और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों SHG FPO के बीच इंटरैक्टिव सत्र। इसके बाद स्वदेशी आदिवासी समूहों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को शामिल करना था। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, उत्पादक सहकारी समितियों सहित 1000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ जबरदस्त समर्थन दिखाई दिया। गुजरात कच्छ के भुज में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और FAHT मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में 16 राज्यों के पशुपालक युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और सरकार के साथ नीतिगत विचार विमर्श की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला ने व्यापक पशुधन उत्पादन प्रणाली के हित में आवश्यक संवाद और पहल की, जैसे राष्ट्रीय पशुधन जनगणना के भाग के रूप में पशुपालक जनगणना को शामिल करना, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पशुपालक सेल का निर्माण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में व्यापक पशुधन उत्पादन प्रणाली से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक पर्यवेक्षण। भारत में पशुपालकों की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से अलग होता है। पशुधन पर आधिकारिक आंकड़े वर्तमान में उपयोग की जाने वाली प्रबंधन प्रणाली को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। कई पशुपालक पारंपरिक जातियों से संबंधित है, लेकिन अन्य समूह जिन्हें गैर पारंपरिक पशुपालक के रूप में जाना जाता है भी मोबाइल श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। व्यापक पशुधन प्रणालियां भारत में दूध और मांस के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करती हैं। जानवरों के गोबर की खाद भी फसल उत्पादक किसानों के लिए उर्वरक का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और खाद कई पशुपालकों की आय का एक मुख्य स्रोत यह है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भोपाल में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ बनेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में प्रतिभाओं, लोगों की क्षमता और जुनून में कभी कमी नहीं रही है, लेकिन पहले वातावरण अनुकूल नहीं था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए क्षेत्रों और खासकर कृषि में स्टार्टअप की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बांस बहुतायत में पाया जाता है और अपशिष्ट में धनार्जन के मामले में मध्य प्रदेश काफी योगदान कर सकता है। एक तो ये कि स्टार्टअप है जो तो आईटी है, स्टार्टअप का अर्थ आईटी नहीं है। और मध्य प्रदेश की धरती में खड़े होकर के जहां माननीय शिवराज सिंह जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ऊंची जीडीपी लाई थी प्रारंभ से, आज से 10 वर्ष पहले, यहां पर सबसे बड़ा सेक्टर स्टार्टअप का एग्रीकल्चर है, आईटी नहीं है। लेकिन हमें भी एहसास हुआ कि हमारा अपना क्या सरमाया, हमारे एक्सक्लूसिव पोटेंशियल्स क्या है हिंदुस्तान के। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें ओशन है, उसमें हिमालय है। हम सोच बैठे क्योंकि आईटी है, क्योंकि बंगलौर में जरा तेजी से चला तो बंगलौर आईटी में खड़ी थी। हमें इन तरफ ध्यान देना होगा। यदि अगले 25 वर्ष में हमने शिखर पंडर पर जाना है तो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स के सिर पे जाना है। इसी तरह से दूसरा ये कहा जाता है कि साइंस ग्रेजुएट होना ही लाजिम है स्टार्टअप के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं। बहुत सारे हमारी अरोमा मिशन शुरू हुई है CSIR डॉक्टर कलाई सेल्वी के नेतृत्व में, और जो वहां की सक्सेस स्टोरीज हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रशिक्षण, कृषि उद्यमी स्वावलंबन के लिए बजट जारी कर दिया है। अब किसानों को कम लागत में ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली खेती के प्रशिक्षण कार्य में तेजी आएगी। इसके साथ ही दी जाने वाली सब्सिडी के लिए पैसा भी जारी किया गया है। शासन ने कुल 647.17 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके अलावा रैंडम आधार पर सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को कई गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पाले से प्रभावित फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर सरकार की नीतियों के अनुसार किसान के नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री ने कहा कि हम पंचायतों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। पंचायतों को प्रदेश में 1100 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में बागवानी उत्कृष्ट केंद्र से दक्षिणी हरियाणा के किसानों को फायदा होगा और कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी लाल ने कहा कि इजराइल के सहयोग से लोहारू हलके के गिगनाऊ गांव में बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनकर तैयार हो गया है। उसका 22 जनवरी को इजराइल के एम्बेसडर और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल उद्घाटन अवसर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। इसी कड़ी में इस रेगिस्तानी क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र खोला जा रहा है ताकि बागवानी को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मुफीद साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जैसे पिछड़े और कम पानी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे किसान जहां छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करके जल संरक्षण कर रहे हैं, वहीं अपनी फसलों को बेहतर लाभ भी दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसी सिंचाई उपकरणों से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि पानी की एक एक बूंद उपयोगी सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि परंपरागत सिंचाई से पानी काफी बर्बाद होता था और ऊर्जा की भी काफी खपत होती थी, जिससे पैदावार पर लागत बढ़ जाती थी। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों से सिंचाई करने वाले किसानों ने कहा कि इससे फसलों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से तो पानी मिलता ही है, साथ ही साथ जल का संरक्षण भी हो जाता है, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कहीं ऊंचा नीचा होता है तो पानी भर जाता था, कहीं ज्यादा हो जाता था कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के जिले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप
ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। स्प्रिंकलर जो है इतना बढ़िया सिंचाई का साधन है कि यदि मटर की सिंचाई हमको करना है, चना की सिंचाई करना है, तो बिना स्प्रिंकलर के उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। मटर में जो ही हम सीधी सिंचाई करेंगे पाइप के द्वारा, तो ही हमारा मटर खराब हो जाता है और हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। और स्प्रिंकलर से यदि सिंचाई कर दिया जाए तो उसमें नॉर्मल उत्पादन से जो है 1.25 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। हार्टिकल्चर ऑफिसर एस के शर्मा ने बताया कि सोनभद्र जैसे जिले के लिए इस तरह के उपकरण काफी लाभकारी हैं, जिससे किसान सरकार की सब्सिडी के तहत इन उपकरणों को लगाकर अपने पानी की बचत के साथ ऊर्जा की बचत भी कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप बहुत ही बेहतरीन और इस जनपद के लिए तो रामबाण है। और ड्रिप सिंचाई हमारे किसान बहुत तेज गति से ड्रिप सिंचाई की तरफ आकर्षित हुए हैं, लगा रहे हैं लगातार, और जिसका परिणाम भी हुआ है सर कि गर्मियों में हमारे यहाँ जायद की फसल नहीं होती थी, आज हमारे यहाँ गर्मियों में सब्जी की खेती हो रही है। तो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था हमारे जनपद के लिए रामबाण है सर। इसमें लघु सीमांत कृषकों को हम लोग जो है इकाई लागत का 90% और सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 80% तक अनुदान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जबनेर में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह से। भारत सरकार साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। इसी क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कई तरह के नवाचार और कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह पोषक अनाजों को जनता तक पहुंचाना और जनता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। सर, अगर बात करें स्मार्ट न्यूट्री सीरियल राजस्थान में काफी उत्पादन होता है और आप यहाँ जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं एक तरह से इसको प्रमोशन का बेहतरीन अवसर है। किस तरह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023? देखिए, इसमें हमने पूरा प्रोग्राम पूरे वर्ष के लिए तैयार कर दिया है और उसमें शुरुआत जो हमने की है वो मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंटेशंस कि क्यों हम वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मना रहे हैं, क्या इनके फायदे हैं, इनकी पोषण क्षमता क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है और क्यों आम आदमी को ये खाने चाहिए और कैसे ये अनाज जो मोटे अनाज वो जो कुपोषण की बात है, चाहे वो भले ही आयरन की बात हो, जिंक की बात हो, कैसे ये उसको दूर कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस में जागरूकता रैली। तो जागरूकता रैली हमारे बच्चे अलग अलग शहरों में निकालेंगे। हमने अभी 14 तारीख जो मकर संक्रांति थी उस दिन सारे हमारे जितने हॉस्टल्स हैं लड़कियों के बच्चों के, उनमें सब में ये कर दिया। उस दिन का भोजन जो है दोपहर का वो मिलेट बेस्ड था और साथ साथ ये भी कर दिया भाई हफ्ते में एक बार जो है मोटे अनाजों के रूप में खाना बच्चों को दिया जाए। इसके अतिरिक्त दुर्गापुरा जो हमारा इंस्टीट्यूट है रारी, उसके अंदर हम एक पूरा 5 दिन का इवेंट फेस्टिवल, मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे। जो साउथ के जितने मिलेट्स हैं, चाहे वो फॉक्सटेल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, प्रोसो मिलेट है या दूसरे मिलेट्स हैं, उनको भी क्रॉप कैफेटेरिया में वहां लगाएं ताकि हमारे बच्चे जो स्कूलों के बच्चे आए वो देखें। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वो हम अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं अभी, राष्ट्र इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम चाहेंगे कि दुर्गापुरा में हम उसको करेंगे और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज से और मिडिल ईस्ट से लोगों को बुलाएं या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, इनसे भी लोगों को बुलाएं। इसके अतिरिक्त हम जो किसान मेले करेंगे उनमें भी मेजर फोकस हमारा मिलेट्स पे रहेगा साल भर में। और हमारी जितनी भी वैरायटीज हैं इस बार हम उनको जो जितने अच्छे हाइब्रिड्स हैं, बायो फोर्टिफाइड हाइब्रिड्स हैं, RHB 233 और 234, उनको प्रमोट करेंगे, मिनी किट्स में किसानों को देने का प्रयास करेंगे, सीड प्रोडक्शन के दायरे को बढ़ाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फार्मर्स के साथ मिलकर पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन भी करेंगे हम इन हमारी महत्वपूर्ण किस्मों का। इसके अतिरिक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेबिनार्स लगातार हम कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे मान लिया दूर दराज के इलाकों में है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे साथी
यहीं से जो स्मार्ट क्लासरूम के जरिए प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं हमारे बच्चों को। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा न केवल व्यापक स्तर पर जागरूकता और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि पोषक अनाजों का मूल्य संवर्धन का किसानों को आर्थिक रूप से फायदा दिलाने का नवाचार भी किया जा रहा है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जोबनेर। बांस शिल्प एक पारंपरिक शिल्प। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आदिवासी कारीगरों द्वारा बांस से खूबसूरत हस्त निर्मित उत्पाद तैयार होते हैं। बांस बैठकर शिल्प हजारों जनजातियों के लिए पूर्णकालिक रोजगार है। ये कारीगर सजावटी सामान भी बनाने में लगे हैं। उपहार, बक्से, कुर्सियां, चायदानी, टोकरियां, ट्रे आकर्षण का केंद्र है। ये प्रकृति और समाज को वापस देने का एक शानदार तरीका है। अत्यधिक बेंडेबल गुणों वाला प्राकृतिक तत्व बांस कलात्मकता और कारीगरी के लिए एकदम उपयुक्त। ये लकड़ी की तुलना में सस्ता भी है, जो इसे कला और हस्तकला की आवश्यकताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। आप घर की सजावट की कलाकृतियां बांस की घास से बने सजावटी हथकरघा कपड़े, सुंदर फर्नीचर और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तकला निर्माण ब्रांडों के साथ पा सकते हैं। स्थानीय घास के मैदानों और जंगलों में बांस के पौधे प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसलिए ये बहुत महंगा नहीं होता। कलाकृतियों को बनाने के लिए बांस सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जैविक तत्वों में से एक है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सेवा विवेक, एक गैर लाभकारी संगठन, आदिवासी समुदायों को बांस के उपयोग के लिए जैविक संसाधन प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद कर रहा है। सेवा विवेक ने इन आदिवासी महिलाओं को बांस हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दिया, जिससे इन महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। सबसे पहले तो हम उनके घरों में जाकर उनकी परिस्थितियों को अच्छे से देखे, उनके यहाँ पे क्या चीज़ की उपलब्धियाँ हैं उनको देखे। तो हमने देखा कि उनके यहाँ पे बाम्बू जो है उनके पास ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने उसी से शुरुआत की, जिससे बाम्बू के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए गए और जिससे मतलब उन बाम्बू के प्रोडक्ट के हमने ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद में वो प्रोडक्ट हमने उनको सिखाया। सेवा विवेक पिछले कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि गरीब आदिवासी महिलाएं अपना घर संभाल सकें और गांव में कुछ रोजगार प्राप्त कर सकें। ये एनजीओ आदिवासी कारीगरों के रोजगार और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। सेवा विवेक द्वारा गांव की महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर बांस की कंदील के अलावा बांस से विभिन्न उत्पाद जैसे बांस की ट्रे, बांस की चाय कोस्टर, बांस मोबाइल स्टैंड, बांस की राखियां, बांस की कुर्सियां, बांस के फलों के स्टैंड आदि बनाकर आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह ये आदिवासी महिलाएं बांस से सजावटी सामान बना रही हैं। ये कंदील पर्यावरण के अनुकूल है और बांस से बना हुआ है। महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों को सीखने और प्रदर्शित करने में खुश हैं। वो खेती के अलावा इस कला के माध्यम से भी धन अर्जित कर सशक्त महसूस कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा है, जिससे वो वैश्विक स्तर पर खरीदारों के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। 21 जनवरी को लिंगा सुगुर मंडी में भाव में मजबूती दर्ज हुई। वहीं धोराजी और अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि जलगांव मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को अरहर का भाव रहा 7,055 रूपए। 21 जनवरी को इसके भाव में 55 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,000 रूपए। कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 जनवरी को अरहर का भाव था 7,240 रूपए। 21 जनवरी को इसके सौदे 235 रूपए मजबूत होकर 7,475 रूपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो 20 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,600 रूपए, जो कि 21 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 6,600 रूपए पर टिका रहा।
वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 20 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 10 रुपए गिरकर 6,750 रुपए पर आ गया। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक ना के बराबर रही। भाव की बात करें तो शनिवार को मूंगफली के सौदों में कहीं भाव घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,605 रुपए, जो कि 21 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 6,605 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की धरोल मंडी में मूंगफली की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 20 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,915 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 135 रुपए टूटकर 5,780 रुपए पर आ गया। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 13 जनवरी तक 4,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 4,50,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,72,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर ले, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत में सिंचाई भी करते रहें। किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें, सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। अभी चने के खेत में सिंचाई कर ले। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं। कपास के खेत में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। इस समय टमाटर और भिंडी की तोड़ाई करें। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई करते रहे। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश में मूली की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में सिंचाई कर ले, मटर के खेत में निराई भी करे, मटर की बुआई कर ले। यहाँ चने की बुआई करते रहे, चने के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई करें। इसके अलावा काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। वहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर ले, साथ ही गेहूं के खेत से घास फूस निकाले। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रुपाई करें। यहीं के किसान लाल मिर्च की रुपाई करते रहे। इसके साथ ही प्याज की बुआई कर ले। बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें।
बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। और आइए देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब देश के तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने भी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। देश के 302 प्रतिष्ठित नागरिकों ने बीबीसी के खिलाफ एक पत्र लिखा है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को सभी 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। उत्तर भारत में अगले हफ्ते मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बरकरार है। सफर के अनुसार PM 2.5 का स्तर 211 दर्ज किया गया है, वहीं PM 10 का स्तर 216 दर्ज किया गया है। इससे पहले शनिवार को भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए गुजरात के सूरत में साइकिलथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, सूरत महानगर पालिका और सूरत शहर पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह का माहौल है। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने एक मेगा रिले मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में युवाओं और स्कूली छात्रों के साथ 35 से अधिक गांवों के स्थानीय निवासियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। मैराथन में जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की सराहना की। दलाई लामा ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और यहाँ सभी प्रमुख वैश्विक परंपराएं एक साथ रहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत अद्भुत हैं। दलाई लामा ने कहा कि भारत के पास करुणा और अहिंसा के लिए 1000 साल पुराना विचार है। वे भारत में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ये बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? जी, जैविक खेती करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर हम जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर इकट्ठा करके पत्तियां कच्ची घास काट के उसके ऊपर गोबर डाला, फिर मिट्टी डाला, फिर बना के उसे कीचड़ डालती है। सबसे पहली बात है कि आमदनी अच्छी है। दूसरा फायदा है कि जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं। हमारे पशु हैं, उनसे जो है गोबर तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं। ऑर्गेनिक उत्पादन करें, इससे हमें 25% आर्थिक लाभ ज्यादा मिलता है। मैं माननीय मोदी जी को बार बार नमन करता हूँ। कार्यक्रम चौपाल चर्चा परंपरागत कृषि विकास योजना 23 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार,
आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। टीवी के साथ बदल